हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न नर्सिंग कंसेप्ट LNC कंसेप्ट क्लासेस के अंदर, जहां पर दोस्तों हम पढ़ाई तो करते ही हैं, पढ़ाई के रिगार्डिंग डिस्कस तो करते हैं, लेकिन उसके साथ में हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने न सिर्फ अपने सपनों को सच किया अपितु वे दूसरों के लिए जो जिस फील्ड में हैं उनके लिए एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में भी उभरते हैं, दूसरों के लिए एक मोटिवेशन का सोर्स बनते हैं, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनते हैं, जो जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज मेरे साथ ऐसे इंसान को मैं आपके लिए एक रूबरू करवाने वाला हूं, जिन्होंने न सिर्फ अपने सपनों को सच किया अपितु उन्होंने नॉर्थ सेट 3 है ना, जो 2022 के अंदर हुआ था, उसके अंदर ऑल इंडिया 20th रैंक 2022 के अंदर जो नॉर्थ सेट उसके अंदर ऑल इंडिया 20वीं रैंक हासिल की उन्होंने। और हाल ही में यूपीएससी द्वारा संचालित ESIC नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के अंदर उन्होंने अच्छे से रैंक के साथ में क्रैक किया और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एज ए नर्सिंग ट्यूटर टीचर के रूप में भी आज ये पोस्टेड हुए हैं। बड़ी लंबी संघर्ष की कहानी इनकी, समाजशास्त्र के वो विद्यार्थी भी रहे हैं, बड़े ही सरल स्वभाव और हंसमुख व्यवहार के धनी हैं। तो मैं आपके बीच में एक ऐसे इंसान को बुलाना चाहूँगा जो आपके लिए न सिर्फ एक मोटिवेशन का काम करेंगे बल्कि आपको वो तरीके भी बताएंगे। वो विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नॉर्थ से जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका आपके लिए बहुत अच्छी वो बातें करेंगे। तो मैं आपके लिए उस व्यक्ति को बुलाना चाहूँगा और उस व्यक्ति का नाम है श्रीमान अंकित तिवारी जी। तो आप जोरदार ताली के साथ में शुरुआत करेगा श्रीमान अंकित तिवारी जी की। तो मेरे साथ जो व्यक्ति बैठे हैं श्रीमान अंकित तिवारी जी, मैं आपका धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने जो है अपना कीमती समय निकालकर हमसे रूबरू हुए और इस विशेष एपिसोड के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला। मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं सर। धन्यवाद अनिल सर जी, कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके इस प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों से रूबरू हो पाऊँ। जी ये हमारा परम सौभाग्य है सर। आपका सरल स्वभाव है ना, जो हमें आपको ये खींच रहा है यहाँ पर। चलिए, तिवारी जी जो है अभी एम्स ऋषिकेश में एज ए नर्सिंग ऑफिसर पोस्टेड हैं। काफ़ी अच्छा इनका वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है। कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे इन्होंने पढ़ाई करी है ना, क्या क्या इनके बीच में स्ट्रगल्स आए, इनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा रहा और कैसे ये एक के बाद एक सिलेक्शन लेते गए और इन्होंने अपने जीवन को एज ए सफलता के रूप में इनको देखा। तो सारी बातें करेंगे तिवारी जी से। तो सबसे तिवारी जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद और मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपकी इस प्रेरणादायक जो यात्रा है उसकी शुरुआत करने से पहले आप ज़रा सा अपने जो स्टडी का जो स्टार्टिंग का बैकग्राउंड है उसके बारे में बताइए और अपने जो फैमिलियल बैकग्राउंड है वो कैसा रहा, ज़रा हमारे दर्शकों को उसके बारे में 2 शब्द कहिए। जी अनिल सर, मेरा नाम अंकित तिवारी है जी, और मैं उत्तराखंड राज्य के सुदूर जो जिला है, जिला चमोली, उसके एक छोटे से कस्बे गोपेश्वर से मैं बिलोंग करता हूँ। अच्छा जी। मेरी प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा है वो वहीं गोपेश्वर के ही एक स्कूल से मैंने प्राप्त की। तत्पश्चात मैंने गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चमोली, जो मेरे घर के पास ही है जी कॉलेज, मैंने वहाँ से BSc नर्सिंग की डिग्री प्राप्त की। अच्छा जी। तो सर कौन से ईयर में पास आउट हैं आप? मैंने 2022 में मैंने पास आउट किया। 2022 से। तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने 22 में पास आउट होते ही आपने जो है नॉर्थ सेट जैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया और एक ऑल इंडिया 20th रैंक हासिल करना प्यारे दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है, हर किसी विद्यार्थी का सपना होता है। तो अब इस टॉपिक से हटके मैं आपको बात करना चाहूँगा कि आपने नर्सिंग को ही अपना प्रोफेशन, अपना एज ए करियर नर्सिंग को ही क्यों चूज़ किया? ऐसा क्या आपको इसमें लगा? देखिए अनिल सर, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ जी, वो काफ़ी वंचित क्षेत्र कह सकते हैं हम, काफ़ी पर्वतीय राज्य है क्योंकि उत्तराखंड आपको पता ही है और उत्तराखंड राज्य के भी वो सीमांत जिला है जी। तो मैंने बचपन से ही मैं देखता आ रहा था कि हमारे आसपास के जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जो हमें चिकित्सीय जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो हमें मिलनी चाहिए हमारे क्षेत्र के लोगों को, वो नहीं मिल पा रही है। तो बचपन से ही रहा कि कुछ करना चाहिए हमें इस फील्ड में। तो क्योंकि ये फील्ड सेवा का तो है ही, नर्सिंग फील्ड, तो इसलिए मैं इस फील्ड को मैंने चूज़ किया अपने। तो कुल मिला के आप जो है दूसरों की सेवा के लिए, परोपकार की भावना, आपका समाज सेवा भी हो जाए है ना, जन कल्याण की भावना के तौर पर आपने इसको चूज़ किया। चलिए, बहुत अच्छी बात करी आपने। अब मैं आपको ये पूछूंगा कि जैसे नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम आपने क्रैक करा, ESIC का एग्ज़ाम क्रैक कर रहा, नॉर्थ सेट में आपने 20वीं रैंक भी हासिल करी और अभी हालांकि जो स्टेट गवर्नमेंट का आपने ट्यूटर का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे नंबरों से क्रैक किया और फाइनली आपको पोस्टिंग भी मिल गई। मैं बताना चाहूँगा प्यारे दोस्तों कि इनको जो पोस्टिंग मिली है आपने जिस कॉलेज से BSc नर्सिंग करा था, जो कॉलेज से ये अपने गांव के आसपास में जो सरकारी कॉलेज है वहाँ इन्होंने जो जहाँ से नर्सिंग करी है उसी कॉलेज के अंदर इनको एज ए ट्यूटर, एज ए शिक्षक
इनको पोस्टिंग वहाँ मिली है। तो ये अपने आप के अंदर बहुत बड़ी बात है प्यारे दोस्तों कि जहाँ आप पढ़ते थे वहीं आप अब पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये अपने आप के अंदर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। तो सर आप बताइए, जैसे इन बड़े एग्ज़ाम की आपने तैयारी की, तो आपने इसकी तैयारी कब और कैसे स्टार्ट करी? देखिए अनिल सर, मैं मार्च 2022 से मेरा बीएससी नर्सिंग मेरा कंप्लीट हुआ। अच्छा जी। उसके बाद मेरे कई साथी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूटों में पढ़ने चले गए बाहर। और मुझे लगा कि मैं भी जा सकता था, मेरे पास भी ऑप्शन था जाने का, लेकिन मैंने खुद को एक मौका दिया। मैंने कहा कि एक बार देखते हैं, मैंने सोचा कि एक बार देखता हूँ खुद से सेल्फ स्टडी करके, अगर हो जाता है इस बार तो ठीक है, वरना फिर अगले बार मैं बाहर चले जाऊँगा कोचिंग करने। तो मैंने खुद से ही जो ज़रूरी किताबें हैं वो खरीदी जी, और उसके बाद मैं लगभग 4-5 महीने की मैंने सेल्फ स्टडी की और नॉर्थ 22 में मेरा क्वालिफाई हो। तो 4-5 महीने की सेल्फ स्टडी के अंदर आपने ये बहुत बड़ी रैंक हासिल करी सर। अच्छा, तो कुछ और जैसे मैं आपको पूछना चाहूँगी, जैसे आपने नॉर्थ सेट को क्रैक कर ली, ESSC को क्रैक करा, तो आपने इन एग्ज़ाम्स के लिए कौन से सब्जेक्ट को जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और उसका रीज़न क्या था? देखिए क्योंकि बच्चे कुछ भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, तो इन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अच्छे तरीके से क्रैक कर रहे हैं, तो इसके लिए कौन से सब्जेक्ट को आपने प्रेफर किया और उसका क्या रीज़न रहा? देखिए अनिल सर, जैसा आपको पता ही होगा कि नर्सिंग की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें मोस्टली कोर सब्जेक्ट ही ज़्यादा फोकस किए जाते हैं। तो मैंने भी अपने जो नर्सिंग की जो कोर सब्जेक्ट हैं, जैसे FON है, मेडिकल सर्जिकल है, पीडियाट्रिक, OBG एंड जो मेंटल हेल्थ है, उन पर ज़्यादा मेन फोकस उन्हीं पे किया मैंने, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं से बनते हैं। अच्छा, बिल्कुल। और जो नॉन नर्सिंग जो पार्ट है वो मैंने पेपर से लगभग 10-20 दिन पहले उनको हल्का करंट अफेयर्स जो हैं वो मैंने देखे और इन्हीं चीज़ों पे मैंने ज़्यादा फोकस किया। तो जो मेन सब्जेक्ट रहे हैं, जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, जहाँ से रिपीटेटिव कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, मेडिकल सर्जिकल हो गया, पीडियाट्रिक हो गया, साइकेट्रिक हो गया, वहाँ से आप करना मेन फोकस करा। तो जो मेन सब्जेक्ट होते हैं पहले दोस्तों, उन्होंने उन पर सर की जो कमांड थी बहुत अच्छी थी, उसकी बदौलत इन्होंने कई सारे सिलेक्शन लिए और AI रैंक जो है 20 हासिल करा। अच्छा सर, थोड़ा पढ़ाई की दिनचर्या आपकी कैसी थी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कई विद्यार्थियों को पता नहीं होता कि पढ़ना कैसे है, कब उठूँ, कैसे करूँ। क्योंकि आजकल ना यूट्यूब के माध्यम से ऐसे भ्रांतियाँ फैलाई जा रही कि वो बड़ा जोश से 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 3 बजे हो, ऐसा करो, रात को जल्दी सो जाओ, मतलब उससे ना व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। प्यारे दोस्तों, हम सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या वास्तव में ऐसा होना चाहिए, या आपकी दिनचर्या कैसी रही? क्योंकि आपने भी अच्छा क्रैक किया, अच्छा स्कोर किया है और लाइफ में काफ़ी अच्छी चीज़ें अचीव करी आपने, तो पढ़ाई के जो शेड्यूल था, दिनचर्या थी, वो आपकी कैसी, जरा खुल के जो है बताइए। देखिए अनिल सर, जैसे कि आपने बताया कि बच्चों के मन में ये भ्रांतियाँ रहती है कि 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है। मुझे ये मानना है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 3 और 4 बजे उठ के नहीं हो पाता कुछ। जो आपका जिस समय में आप कंफर्टेबल हो पढ़ने में, चाहे आप 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, दिन में आप जितना भी आपको टाइम मिला आप पढ़ लो। मैं तो जो मैं अपना बताऊं तो मैं 6 बजे उठता था और दिन में मैं थ्योरी पढ़ता था और रात को उसी थ्योरी के उसी टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करता था। तो कुल मिला के ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको इतना जल्दी उठ के ही करना है, मतलब जो टाइम टेबल सूटेबल हमारे को लगे, हमारी बॉडी जिस शेड्यूल को एक्सेप्ट करे, है ना, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। ना कि मेरा अगर दोस्त 4 बजे उठ के पढ़ रहा तो मैं भी पढ़ूँ। कर सकते हो आप, हेल्थी कंपटीशन कर सकते हो, लेकिन शेड्यूल वही बनाएं। क्योंकि हम टाइम टेबल बनाते हैं कि भाई 5 बजे उठूंगा और 2 घंटा ये सब्जेक्ट में, उसके बाद में ये है 5 मिनट का ब्रेक ने, वो टाइम टेबल जो होता है सर, ये कम से कम 5-7 दिन में पूरा ध्वस्त हो जाता है ना। तो मुझे लगता है टाइम टेबल वैसा ही बनाना चाहिए जो हमारा शरीर को सूटेबल करे। और सपनों में के अंदर जान होती है ना सर, वो टाइम टेबल बना के जरूरत ही नहीं होती है ना। आपका जो भी फ्री टाइम होता है आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगा देते हैं। अच्छा, जैसे आपने ये एम्स जैसा आपने एग्ज़ाम क्रॉस करा, आपकी ऑल इंडिया 20वीं रैंक भी आ गई, तो थोड़े खुशी के पल को क्यों ना महसूस किया जाए प्यारे दोस्तों, है ना। तो मैं आपके उसी क्षणों को याद दिलाना चाहूँगा कि आपके जब ऑल इंडिया 20वीं रैंक आई और ये ESSC का एग्ज़ाम आपने क्रैक किया, इसमें भी आपका फाइनली सिलेक्शन हो गया, एज ए नर्सिंग ट्यूटर भी आप पोस्टेड हो गए, तो उस टाइम 20वीं रैंक आई, तब आपके मन में क्या चल रहा था, क्या फीलिंग्स थी आपकी? देखिए अनिल सर, सफलता तो निश्चित तौर पे हर विद्यार्थी को सफल होने में खुशी प्राप्त होती है जी। लेकिन जिस हिसाब से मैंने सेल्फ स्टडी की, घर पे ही पढ़ा मैंने, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैंने सहारा नहीं लिया, तो इतने में ऑल इंडिया रैंक 20 आ जाना मैं खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था इस चीज़ को। आपको भरोसा ही नहीं हो रहा था? मुझे लगा कि सेल्फ स्टडी करने के बाद घर पे एक पहाड़ी ज़िले में घर पे बैठ के मैं ऑल इंडिया रैंक 20, खुद पे विश्वास नहीं, मुझे कैसे आ गई मेरी ऑल इंडिया रैंक 20। तो मैंने बार बार उस रिजल्ट को देखा, हर बार सर्च मारता रहा PDF में अपना रोल नंबर,
अपने दोस्तों से भी को भी भेजा कि भाई तुम देखो क्या पता मुझसे कोई गलती हो रही हो, हाँ, कोई डिजिट छूट रही हो। हाँ, कोई फेक पीडीएफ तो नहीं आ गया मेरे पास फिर में? मैं अपने घर वालों के पास ले गया, लेकिन जब सबने कहा कि नहीं यही तेरा रोल नंबर है, हाँ। पहले ही पेज में जो मेरा रोल नंबर मुझे मिल गया, जी। तो उसके बाद तो मैं काफ़ी खुश हुआ। पर मैंने ज़्यादा किसी को बताया नहीं ये चीज़ें, अच्छा, बताया नहीं आपने? मैंने ज़्यादा किसी को बताया नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों कि अंकित सर की जो ये रैंक है ऑल इंडिया 20वीं रैंक, हर कोई इंसान, जब कोई इंसान सफल होता है ना तो वो सफलता को पचा नहीं पाता। ये मेरे जीवन का मूल मंत्र है कि सफलता को पचाना बहुत ज़रूरी होता है। आदमी के पास में वैभव हो जाता है, धन हो जाता है, सुख सुविधा हो जाती है, अच्छे पद पर चला जाता है, तो कभी कभी ना आदमी जो है अपनी सक्सेस को पचा नहीं पाता है। आदमी को अपनी सफलता को पचाना सीखना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है आपके सामने बैठे हैं तिवारी जी। एक एग्ज़ाम्स के अंदर जो एक बच्चे का सपना होता है कि मैं उसको क्रैक करूँ और मैं अपने एज ए करियर उसको एज ए प्रोफेशन बनाऊँ, उस करियर के अंदर, उस एग्ज़ाम्स के अंदर इनकी ऑल इंडिया 20वीं रैंक आई है। मेरे जो साथ में तिवारी जी बैठे हैं, उस 20वीं रैंक को अगर किसी के आ जाए ना 20वीं रैंक, तो भाई साहब वो बड़े बड़े पोस्टर लगा देता है, बैनर लगा देता है, लेकिन आपका सरल स्वभाव देखिए, आपकी मानता देखिए, इन्होंने आज तक किसी को नहीं बताया। और यकीन मानिए कि मैं आज इनको अपने साथ में यहाँ लेकर आया हूँ, हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, उसका रीज़न यही है इनका सरल स्वभाव। और ये इनको शो ऑफ नहीं करने का जो तरीका ना, ये मुझे व्यक्तिगत रूप से इनका बहुत पसंद आया कि आज तक, अच्छा इन्होंने इनको सर्विस करते हुए भी 2-3 साल हो गए हैं, उसके बाद भी इन्होंने किसी को नहीं बताया कि मेरी 20वीं रैंक आई थी। तो इंसान को सफलता पचाना जरूर सीखना चाहिए मेरे दोस्तों। 20वीं रैंक आने के बाद भी इन्होंने अभी तक किसी को बताया नहीं है, इन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे बताया। तो मुझे लगा कि आपका जो संघर्ष है, आपकी जो मेहनत है, उसको कहीं ना कहीं एक बार एक्सप्लोर करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है सर, आपने किसी को बताया नहीं। आपने बताया कि आपकी सेल्फ स्टडी आपने करी, किसी को बताया नहीं रैंक के बारे में, आप सर्विस पे पोस्टेड भी हो गए, तो आप एम्स ऋषिकेश में पोस्टेड हुए। अब मुझे बताइए कि वहाँ एम्स ऋषिकेश में जो है आपका वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका कामकाज करने का तरीका कैसा रहा, कोई ऐसा विशेष इवेंट या ऐसा कोई विशेष व्यक्ति जिससे आप प्रभावित हुए हो, ऐसा वहाँ का एनवायरनमेंट आपके लिए कैसा रहा, कोई ऐसा विशेष? देखिए अनिल सर, किसी भी विद्यार्थी के लिए एकदम कॉलेज से फ्रेशर जो कॉलेज से आने के बाद एकदम अगर कोई टर्सरी लेवल के जैसे एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में आ जाता है काम करने, तो थोड़ा टफ पड़ता है उसके लिए, क्योंकि कॉलेज में ज़्यादातर थ्योरेटिकल नॉलेज ही मिलती है। हम सिर्फ बुक में देखते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, वो भी बिना किसी एक्सपीरियंस के, कोई क्लिनिकल एक्सपीरियंस था नहीं, एकदम कॉलेज से उठ के एकदम एम्स में आ गई जी। तो काफ़ी नई चीज़ें सीखी इधर, सारे प्रोसीजर मैंने सीखे जो आज तक थ्योरी में पढ़े थे, बिल्कुल वो मैंने यहाँ की खुद से इम्प्लीमेंट किए जी। तो शुरुआत में थोड़ा टफ था, लेकिन कई हमारे सीनियर्स हैं हमारे साथ में, तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा जी। और आप अनिल सर, आप भी 1 साल पहले ही भुवनेश्वर से आए जी। तो आपके साथ भी मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आप भी अच्छे शिक्षक तो हैं ही, साथ ही साथ बेड साइड भी आपका क्लिनिकल वर्क भी बहुत अच्छा है। मतलब आपको मेरे से बहुत कुछ सीखने को मिला, ये मैं खुद को शुक्रगुजार समझता हूँ कि आपने मुझे ये बात बताई और अपने इस जीवन में मुझे इतना सा स्थान दिया। बाकी मैं तारीफ़ से बचता रहता हूँ सर, कोशिश करता हूँ कि मेरी कोई तारीफ़ ना करे तो ही अच्छा है, क्योंकि मेरा ये मानना दोस्तों कि तारीफ़ जो होती है इंसान को कहीं ना कहीं अपने कर्म से जो भटका देती है। हाँ, आप में गलतियाँ हैं तो आप उसको बताइए ज़रूर, तारीफ़ इंसान की पीठ पीछे होती है, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने मुझसे सीखा। मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ, व्यक्तिगत रूप से सही बताता हूँ। चलिए, तो आपने ये बताया अच्छा अनुभव रहा आपका एक्सपीरियंस का, आपने जो चीज़ें थ्योरेटिकल पढ़ी वो आपने इंप्लीमेंट करी और जो परोपकार की भावना आप लेके आए थे वो जो है आपने यहाँ पर पूरा इम्प्लीमेंट करा। ना एक थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात करते हैं सर, जीवन में मुझे लगता है कि आप जो है थोड़ा स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट को भी पसंद करते हैं, तो जीवन में आध्यात्मिकता जो होती है उसका, आध्यात्मिकता का दृष्टिकोण आपका कैसे बना और उसका आपकी पढ़ाई के अंदर कैसे क्या रोल रहा? क्या आजकल जो विद्यार्थी हैं इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, इस कंपटीशन के दौर में, क्या बच्चों को थोड़ा स्पिरिचुअल वे की ओर जाना चाहिए? क्या उनका नज़रिया स्पिरिचुअल आध्यात्मिक बनाना चाहिए? तो आपका जो ये दृष्टिकोण कैसे बना और उस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपकी पढ़ाई के अंदर कैसे हेल्प हुई, वो ज़रा आप खुल के हमारे विद्यार्थियों को या दर्शकों को बताइए। देखिए अनिल सर, पढ़ाई के प्रति दृष्टिकोण हर व्यक्ति का अपना खुद का होता है जी। किसी को किस तरीके से ही पॉजिटिविटी मिल जाती है, सबके अपने अपने तरीके हैं जी। तो जो मेरा व्यक्तिगत जो मैं बताना चाहूँगा आपको, कि मैं बचपन से ही मेरे माता पिता के ऐसे संस्कार है कि मैं आध्यात्म की तरफ ज़्यादा मेरा रुझान रहा जी। मंदिरों में आना जाना, पूजा पाठ डेली का अच्छा। हमेशा का रूटीन रहा, कॉलेज से भी और स्कूल से भी जी। तो मुझे ये लगता है कि जो मेरे अंदर जो पॉजिटिविटी रही कंपटीशन की तैयारी के दौरान,
तो उसका आध्यात्मिक मेरा जो दृष्टिकोण है उसने बहुत मेरी मदद की। जी मेरे जो स्टडी जो मेरा रूम था उसमें मैंने जो अपने मतलब जो जिनको मैं मानता हूँ महादेव की मैंने फ़ोटो वगैरह सब लगा रखी थी। इन चीज़ों से क्या होता है, आप नकारात्मक जो आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है उनसे आप बच सकते हो और आपका पूरा फोकस अपनी स्टडी के ऊपर रहेगा। अच्छा, तो इन चीज़ों ने मेरी बहुत मदद की अपनी स्टडी के लिए, अपने तो competition। कुल मिलाकर नेगेटिविटी को दूर रखा है ना। क्या आपकी वैसे जैसे हमारी लाइफ में होता है कि बहुत सारे जब अपन टारगेट की तरफ अचीव करने की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी टांग खिंचाई करते हैं। ओ ले तू बन गया नर्सिंग ऑफिसर बन जाएगा, तू अफसर बन के आएगा, ले तेरी नौकरी लगेगी। ऐसी बातें हमारे साथ होती है मेरे दोस्तों, है ना। यकीन मानिए आप इसको कोरिलेट कर पा रहे होंगे। तो क्या सर आपके साथ में ऐसा कभी हुआ कि लोगों ने आपकी टांग खिंचाई करनी चालू कर दी है और आपको जो है हमेशा नेगेटिव भावना से देखा, नेगेटिव विचार आपके माइंड में भरने की कोशिश करी या आपको आगे बढ़ने से रोक के लगाई? ऐसा कभी हुआ आपके साथ? देखिए नहीं सर, मैं आपको जैसा पता है मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी भी रहा हूँ। जी तो समाज का ये गुण होता है हमेशा कि समाज में हमेशा एक प्रतिस्पर्धा की भावना रहती है। जी मतलब आसपास के कोई सफल व्यक्ति है तो कोई हमेशा चाहता है कि मैं इसकी तरह बनूं, जी ये कैसा कर रहा है या फिर ये कर रहा है तो क्यों कर रहा है। ये भावनाएं समाज में हमेशा रहती हैं। अच्छा तो इन चीज़ों से उठ के इन चीज़ों को आपको अपने ऊपर हावी ना होने के नहीं होने देना है और अपने कंपटीशन में पूरा फोकस रखना है, अपनी पढ़ाई पर फोकस रखना है। जी, इन चीज़ों से आप बच सकते हो। अगर समाज ने जो है एक हमेशा सफल इंसान ही चाहा, तो वैसे सर बताएंगे कि सफलता का असली अर्थ क्या होता है? किसको आप एक कहेंगे कि ये सफल इंसान है? देखिए नहीं सर, आजकल जो दौर चल रहा है जी उसमें यही सोचा जाता है, यही समझा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास नौकरी है या फिर जो अच्छा कमा रहा है पैसा वही सफल है। जी जबकि असल मायने में चाहे आप 10,000 रुपये कमाओ या फिर आप 1 लाख रुपये कमाओ, अगर आप समाज में अगर आपके आसपास आपका कोई सम्मान नहीं है तो फिर आपकी सफलता कोई मायने नहीं रखती। जी जी 10,000 कमा के भी व्यक्ति अगर अपने आसपास सम्मान प्राप्त कर रहा है अपने समाज से तो वो सफल है। जी मेरा यही मानना है। सर बहुत अच्छी सोच है आपकी और मुझे लगता है कि सफलता का मायना आपने सही तरीके से बताया है। लोग नौकरी लग जाते हैं, जैसे कई बच्चे स्ट्रगल करते हैं और कई बच्चे सक्सेस हो जाते हैं, उनको सफल मानते हैं और जो नहीं होते उनको असफल मानते हैं। क्या ये मानना सही है? नहीं, ये मैं नहीं मानता कि सही। जी, तो कुल मिला के ये है कि बच्चों के प्रयास को देखना चाहिए। कोई बच्चा कैसे फॉर्म भर रहा है, किस तरह से तैयारी कर रहा है, वो उन्होंने एक 4 दीवारी के अंदर बंद बच्चे की जो मानसिकता होती है ना उसको लोग देखते नहीं हैं। और जब वो बच्चा सक्सेस हो जाता है, जिस पद के लिए वो तैयारी करता है, अगर वो बन जाता है तो वो बच्चा सफल हो गया और जो नहीं कर पाता बेचारा उसको असफल घोषित कर देता है। तो ये काफ़ी हद तक आपको गलत लगता है? नहीं, यही है, आसपास के जो लोग हैं वो तो हमेशा समाज चाहता है कि ये हमारे लोगों से कम हो। हाँ हमेशा आप सफल व्यक्ति को हर कोई देखता है लेकिन उसका स्ट्रगल कोई नहीं देखता कि उसने कैसे 4 दीवारी के अंदर पढ़ के बैठ के 6 महीने तैयारी की है, रात दिन उसने एक की है। ये चीज़ें नहीं दिखती। समाज को चाहिए सक्सेस, बस सिर्फ सफलता चाहिए। तो सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि सफलता ही सब कुछ देखते हैं। अगर कोई आदमी जिस पद के लिए कर रहा है वो अगर हो जाता है वो सफल है, लेकिन वास्तव मायने में ऐसा नहीं है ना। आप किसी के प्रयासों को देखिएगा, परिणाम के भरोसे मत रहिए। परिणाम तो वही होंगे जो आदमी कोशिश करे तो एक दिन मिल जाएंगे, लेकिन प्रयास को देखने की कभी हमेशा कोशिश इंसान को करनी चाहिए। तो ये सर ने अच्छी बात बताई, सफलता की डेफिनेशन आपने दी है। अब जो है आप बताइए कि बार बार जो व्यक्ति असफल हो जाता है ना, जिस सफलता की आपने बात करी, समाज जिसको सफल देखना चाहता है, जिसकी नौकरी लगी वो सफल, नहीं लगी वो सफल, तो जो बार बार असफल हो रहे हैं क्योंकि कंपटीशन का दौर है ना, पेपर अटेम्प्टिंग बच्चे अपने हिसाब से करते हैं और क्वेश्चन जो अटेम्प्टिंग के बच्चे अपने हिसाब से करते हैं, नेगेटिव जाते हैं। कुल मिला के किसी भी प्रकार से जब बार बार बच्चे असफल हो जाते हैं तो उनके लिए आप अपने दिल से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए नहीं सर, सफलता और असफलता अपने हाथ पे भी है, स्वयं के हाथ पे भी है और अपने स्वयं के हाथ पे नहीं भी है। कई बार देखते हैं हम कि कई लोग एक बारी के अटैम्प्ट से ही निकल जाते हैं जी, और कई 10 बारी के अटैम्प्ट से भी नहीं निकल पाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बारी में ही सफलता मिले, लेकिन अगर आप निरंतर पढ़ रहे हो, अगर आपने कंटिन्यूटी रखी है स्टडी में, डेली आप पढ़ रहे हो, डेली रूटीन आपका बना हुआ है कि शाम को किताब खुलनी है मेरी जी, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। और APJ अब्दुल कलाम की कुछ पंक्तियाँ भी हैं कि अपने सपने के प्रति अपने व्यवहार को ढाल लीजिए, अपने सपने के प्रति अपने अंदर वो बदलाव लाइए कि जो आपको अपने सपने को प्राप्त करने में आपको मदद कर सकें। किस्मत के भरोसे मत बैठिए, किस्मत तो क्या है, किस्मत एक बोनस है। तो किस्मत के भरोसे बहुत अच्छी बात करी कलाम साहब की आपने। मुझे भी कलाम साहब की बात आती है कि अच्छा आप ये बता रहे थे कि जो सक्सेस हो जाता है तो किस्मत जो एक बहुत बड़ा कंपटीशन में रोल प्ले करती है।
कोई अगर व्यक्ति, सर मैं आपसे पूछना चाहूँ, कोई अगर व्यक्ति पहली बार में सफल हो जाता है तो लोग जो है उसको किस्मत का नाम दे देते हैं कि तू कैसे लग गए, तो क्या ऐसा कहना सही है? ऐसा स्वयं मेरे साथ भी हुआ है। जैसे मेरा भी पहले अटेम्प्ट में हुआ, हाँ। तो कई लोगों ने कहा कि किस्मत अच्छी है आपकी, ये अच्छी है, लेकिन किस्मत का भी रहा होगा रोल, मैं मानता हूँ। लेकिन जो मैंने तैयारी की वो मैं ही जानता हूँ, मेरे माता पिता जानते हैं, बिल्कुल, जो मेरे साथ थे उस समय, जिन्होंने मुझे मेरा संघर्ष देखा है। जी। समाज तो क्या है, समाज तो लास्ट में आपका वही देखता है कि देख प्रोडक्ट देखता है कि हाँ ये बना है ना। ये जी बिल्कुल, ये है। तो सफल होने के बाद जो है आपको कोई बोल दे कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तो उनको बताइएगा कि किस्मत तो अच्छी रही होगी, ये हमें नहीं पता, लेकिन हमारी मेहनत कितनी थी ये हम स्वयं जानते हैं, है ना। तो किस्मत के भरोसे में ही तरह मत रहिए प्यारे दोस्तों। आप जो मेहनत कर रहे हैं उसको कंटिन्यूटी बनाए रखें और हमेशा मेहनत करते रहिए। तो सर और कुछ जो संदेश आप हमारे प्यारे विद्यार्थियों को देना चाहें, कुछ शब्द बताना चाहें? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आजकल के जो लोग अभी जो नर्सिंग में कर रहे हैं या फिर जो पास आउट हुए हैं रिसेंटली, जी, मेरा तो यही मानना है कि आप जैसे कॉलेज से पास आउट हो जाओ, आप लग जाओ तैयारी पे, जी, निरंतर आप पढ़ते रहो। इतने सारे आजकल फॉर्म आ रहे हैं जगह जगह, हर साल हजारों की संख्या में पद आ रहे हैं, तो निश्चित ही आपको जरूर आपको सफलता मिलेगी, बस आप निरंतर पढ़ते रहें बस। जी, मेरा यही बोलना है। तो कंटिन्यूटी सर ने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फील्ड में, हमें अव्वल बनने के लिए, सक्सेस होने के लिए, या जिस पद की आप तैयारी कर रहे हैं। सर कुछ और आप बताना चाहेंगे दर्शकों को, दिल की बात? मैं आपको एक सवाल और पूछता हूँ कि अगर आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर, एज ए नर्सिंग ट्यूटर नहीं होते तो अंकित तिवारी जी क्या होते? देखिए, प्लान बी वैसे होना तो चाहिए, पर कई बार क्या होता है कि प्लान बी आपको अपने जो आपका जो एक्चुअल प्लान है उसको सही से पाने से रोक लेता है। तो प्लान बी मेरा तो कुछ था नहीं, मेरा तो यही था कि एक ही प्लान था जिसके लिए मैंने तैयारी की। हाँ। बाकी और कुछ मैंने सोचा नहीं था कि अगर ये नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इसीलिए मेरा फोकस पूरा प्लान ए की तरफ गया, प्लान बी मेरे पास था ही नहीं कुछ। तो जी दोस्तों, बड़ी अच्छी बात बताई कि हमेशा आपका प्लान ए होना चाहिए। प्लान ए वो होता है जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, जीवन में बनना चाहते हैं। तो अगर आपके पास प्लान बी है कि मेरे पापा की दुकान है, मेरे पापा का काम काज है, फलाना ढिंकाना, तो यकीन मानिए आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो ऐसी अगर चीज़ें आपके दिमाग में बैठी तो उनको आज ही निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं आपको अपने टारगेट अचीव करने में बहुत बड़ा एक डिस्ट्रक्शन का काम करता है ना। क्योंकि प्लान बी जो होता है हमें प्लान ए को सही से एग्जीक्यूट नहीं करने देता है। जो आप पद की तैयारी करते हैं, आप नोट सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरा फोकस, पूरा टाइम, आपका खाना, आपका पीना, आपका सोना, आपका उठना, आपका बैठना, सब चीज़ें नर्सिंग से ही होना चाहिए, सब चीज़ें नोट सेट से ही रिगार्डिंग होना चाहिए, सब चीज़ें आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग होनी चाहिए, आपके दोस्त भी उसी के रिगार्डिंग होने चाहिए, आपके परिवार वाले भी उसके रिगार्डिंग होने चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को छोड़कर कुछ दिमाग में रखेंगे तो वो चीज़ें आपसे दूर जा सकती है ना। तो ये एक बहुत अच्छा सर के साथ में हमें साझा करने का मौका मिला। मैं धन्यवाद करता हूँ उनके सर का कि आपने अपना कीमती समय निकाला और एक छोटा सा हमारे एक स्पेशल एपिसोड जो हमने प्रिपेयर किया है उसके लिए आपने अपनी भागीदारी निभाई, जो निश्चय ही आने वाले बच्चों के लिए या जो हमें देख रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक रामबाण, एक मोटिवेशन का काम करेगा, है ना। बाकी आपका मोटिवेशन आप खुद है प्यारे दोस्तों, है ना। आपका मोटिवेशन आप खुद है। आप हाँ उन इंसान को फॉलो करिए जो आपके फील्ड में है, जिन्होंने अच्छी रैंक हासिल करी है, जिन्होंने अच्छा पद हासिल करा है, आप करिए फॉलो। लेकिन सबसे बड़ी मोटिवेटर आप हैं और आपके माता पिता हैं, उनके बढ़कर आपका, उनसे अलावा कोई मोटिवेटर हो नहीं सकता। आपकी घर की परिस्थितियाँ वही आपको आगे मोटिवेट कर सकती हैं। उनको देखकर ही आप हमेशा लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने सपनों के पीछे लगे रहिए। और जो लोग आज आपको बोलते हैं कि तू नहीं कर सकता, है ना, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो उनके लिए जो है आप ज़्यादा कुछ मत कहिए। आप इतना ही कह सकते हैं, मत कर परवाह उनकी जो आज तुझे देते हैं ताना, मत कर परवाह उनकी जो आज तुझे देते हैं ताना, झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा ज़माना। मत कर परवाह उनकी जो आज तुझे देते हैं ताना, झुका देंगे ये ज़माना जब आएगा तेरा ज़माना। लहरें बन जाए कश्ती, लहरें बन जाए तूफान, पर कश्ती का काम है कहना, और कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना। तो ये कुछ बातें हैं, ये कुछ बातें सर के साथ में हमने शेयर करी। तो आप अपने लाइफ में लगे रहिए, जिद पर अड़े रहिए, सपनों के लिए मेहनत करिए, अपनों के लिए, अपने माता पिता के सपनों को, ड्रीम को पूरा करने के लिए लगे रहिए प्यारे दोस्तों। दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकती। खुद पर भरोसा रखिए और अपने स्टडी पर भरोसा रखिए। एक दिन आपका ज़रूर आएगा, बनेंगे नर्सिंग ऑफिसर हर हाल में। लगे रहिए। और आपकी भी कोई क्वेरी हो, आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, कौन सी बात आपको खास लगी हो, जो आपको वास्तव में पसंद आई हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
और आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप जो है मुझे इंस्टाग्राम चैनल पे आप अपना मैसेज भी भेज सकते हैं। आपकी भी ऐसी कोई कहानी हो, ऐसी कोई प्रेरणादायक कहानी हो जिसको आप चाहते हैं कि हम शेयर करें, तो आप ज़रूर, मैं कोशिश करूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक देने की, आप मुझे वहाँ डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी कहानी भी लोगों तक पहुँचाएँ इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ताकि आपकी सफलता की कहानी लोगों तक ज़रूर पहुँचे। और इस चैनल को जो है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के साथ में भेजिए जो वास्तव में स्ट्रगलिंग फेज में है ना, जो वास्तव में संघर्ष कर रहे हैं, जिनको अपने सपनों की ललक है, उनके साथ में साझा जरूर करिएगा। और एक लाइक का बटन दिया हो प्यारे दोस्तों, है ना, करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में साझा जरूर करिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपना कीमती समय और आपका मूल्य प्यार हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।